हेलो क्लास। आज की इस वीडियो में हम क्वांटम थियरी या क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी थी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब है ऐसी यांत्रिकी या ऐसी मैकेनिक्स जिसको न्यूटन ने दिया था। इसके फाउंडर कौन थे? न्यूटन थे। और आप जो आज पढ़ेंगे वो क्या होगी? क्वांटम मैकेनिक्स होगी। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स जो होती थी वो डिटर्मिनिस्टिक होती थी, मतलब निश्चित। वो कोई भी चीज़ बोलती थी। क्वांटम जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती थी, न्यूटन की जो यांत्रिकी थी, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे कहती थी। ठीक है, कोई चीज़ जैसे आप एक एग्जांपल, अगर पर्टिकुलर एग्जांपल लें तो न्यूटन ने कहा कि कोई एक पार्टिकल या ऐसे कहें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम कोई वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लें ये पोजीशन xi प्लस yj प्लस zk, ये कोई पर्टिकुलर पोजीशन आप कंसिडर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो पर्टिकुलर पोजीशन इस पे है एट ए पर्टिकुलर टाइम t। ठीक है, तो न्यूटन की मैकेनिक्स में ये बात कही जाती थी। देख रहे हैं आप, साफ साफ देख सकते हैं, लिखा गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज एट ए पर्टिकुलर पोजीशन एंड दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज डिफाइंड हियर लाइक xi, yj एंड zk, वेयर i, j एंड k आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही इसकी ऐसी पोजीशन है। तो आप देख रहे हैं ना कि कितनी डेफिनेट चीज़ें बोली गई हैं, कितनी निश्चित है ये चीज़ें, कोई संशय, कोई सुबह, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? इसी को बोलते हैं कि ये थियरी डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनिस्टिक थियरी है, इस डिटर्मिनिस्टिक थियरी का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा मैक्रोस्कोपिक होता था। मैक्रोस्कोपिक होने का मतलब है कि जिसका मास ज़्यादा हो, हाई मास और यू कैन से बिगर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? तो ये न्यूटन की मैकेनिक्स होती थी। न्यूटन की मैकेनिक्स क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये एक डिटर्मिनिस्टिक थियरी थी। क्लियर है? ये जो थियरी है ये बिल्कुल एकदम निश्चित होकर बात करती है। इसके बात में कहीं कोई डाउट आप नहीं देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो पर्टिकुलर पोजीशन इस पे है और एक पर्टिकुलर टाइम टी पे है। अच्छा, ये जो थियरी है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही होती है। क्लियर है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब हाई मास जिनका हो, जिनका मास द्रव्यमान, मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, जिनका द्रव्यमान ज़्यादा हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जो साइज में बड़े हों, बड़े ऑब्जेक्ट्स हों। क्लियर है? न्यूटन ने जब अपनी मैकेनिक्स को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होने का मतलब है स्मॉल या फिर टाइनी पार्टिकल्स। स्मॉल मतलब आप समझते हैं सूक्ष्म, और सूक्ष्म पार्टिकल अगर हम और थोड़ा सा एकदम बिल्कुल निश्चित हो जाए यहाँ पे, तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, या फिर आप मोटा मोटा कह लें कि हम लोग एटम या परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूटन की जो मैकेनिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिनका मास बहुत कम होता है। किसका मास कम होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है, एटम का होता है। ठीक है, कई सारे एटम्स हैं। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स पे अगर आप न्यूटन की मैकेनिक्स अप्लाई करें, न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई करें, तो वो अप्लाई नहीं हो पाती। आप अप्लाई तो कर लेंगे, पर जो रिजल्ट्स आएंगे, जो निष्कर्ष निकलते हैं, वो क्या होंगे? बुरी तरीके से गलत होंगे। क्लियर है? तो अब हमको पढ़ना तो है भाई, एटम को ही आप बिल्कुल बेस मानते हैं। पूरी यूनिवर्स का बेस कौन है? एटम है। एटम से ही सारी चीज़ें मिलकर बनी होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम छोड़ दें।
हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की ही पढ़ाई करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमको पढ़ना था। तो पढ़ने के लिए देखा गया कि ये जो थियरी है, प्रोबेबिलिस्टिक थियरी है, ये डिटर्मिनिस्टिक जो थियरी है, ये काम नहीं कर रही है। ये निश्चित वाली बात की गई थी कि एक ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है और इस टाइम पे है, तो ये बात जो की गई थी ये नहीं काम कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि एक कोई इलेक्ट्रॉन है, ये t = 10 सेकेंड पे एक पर्टिकुलर पोजीशन कहीं पे ये मेंशन है, मान लेते हैं ये पर्टिकुलर पोजीशन z है, ठीक है। आप ये किसके बारे में बात करें? किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? फिर से आपको रिपीट कर दूं, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर टाइम पे t = 10 सेकेंड पे इसकी जो पोजीशन है x वो z है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होता या बड़ा होता, जिसका द्रव्यमान बड़ा होता, मास बड़ा होता, तब ये बात आप कह लेते हैं, बिल्कुल एकदम आसानी से कह लेते हैं। लेकिन अगर ये पार्टिकल छोटा है जो कि असल में ये है, तो ये बात आप नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? आपने पीछे पढ़ा है कि हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था, हाइजेनबर्ग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, जो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत था वो इस बात का खंडन करता है। और आपसे मैंने ये भी बताया था कि हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है, वो फेल नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन मतलब यही स्थिति, मोमेंटम मतलब आप उसका वेग बता नहीं सकते हैं। एक ही टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या सूक्ष्म कण का आप स्थिति और मोमेंटम या संवेग एक साथ नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल था। तो अगर आप इस पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आप इस बात का खंडन कर रहे हैं, हाइजेनबर्ग की जो बात थी उसका खंडन कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, जो निश्चित बात करती थी, वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब हमको एक नई थ्योरी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब पिछली थ्योरी कामयाब नहीं हुई, जिसमें सारी बातें बिल्कुल निश्चित तौर पे कही जा रही थी, तो हमको एक नई थ्योरी चाहिए, ठीक। तो अब एक नई थ्योरी आएगी, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत। ये क्वांटम सिद्धांत क्या है? पहली थ्योरी में निश्चित होने की बात की गई थी। क्लियर है? पहली थ्योरी में निश्चित होने की बात की गई थी। निश्चित होने का मतलब है जैसे हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल का खंडन, ठीक है। निश्चित होने का मतलब कि आप एक कोई इलेक्ट्रॉन है उसको देख पा रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही देख पा रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। क्लियर है? तो अब पहली थ्योरी में अगर निश्चित होने की बात की गई थी, डिटर्मिनिस्टिक होने की बात की गई थी, तो दूसरी जो थ्योरी है यही इसका देखिए बेस लाई करता है। क्वांटम थ्योरी का जो बेस है वो यहीं पर लाई करता है। क्वांटम थ्योरी कोई भी चीज ये कहती ही नहीं है कि हाँ यही होगा, ठीक है। बात को ध्यान समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्वांटम थ्योरी कहाँ पे जीत जाती है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कहा गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन यही है, एकदम इसी पर्टिकुलर पिन पॉइंट लोकेशन यही है इलेक्ट्रॉन की, है ना, ये न्यूटन ने कहा, जो कि गलत साबित हो गया। लेकिन अब क्वांटम मैकेनिक्स के जो फाउंडर्स थे, डिराक थे और बहुत सारे श्रोडिंगर वगैरह सारे लोग, अभी आप थोड़ा बहुत नाम सुनेंगे भी, डिराक थे और श्रोडिंगर थे, कई सारे लोग थे, हाइजेनबर्ग उसमें से एक थे, ठीक। तो ये न्यूटन ने कहा कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन यहीं पे एकदम पिन पॉइंट लोकेशन इलेक्ट्रॉन की यही है, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये कह दिया गया कि नहीं, हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कहीं है। देख रहे हैं ना, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कहीं पे है इलेक्ट्रॉन। अंतर दिख रहा है? यहीं पे इलेक्ट्रॉन है, न्यूटन ने बोला, ठीक है। ये न्यूटन ने बोला और ये किसने बोला? क्वांटम मैकेनिक्स ने बोला। अंतर साफ साफ दिख रहा है ना। ये डिटर्मिनिस्टिक होने की बात हो रही है, ये बिल्कुल डिटरमाइंड है कि हाँ यहीं पे इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल निश्चित है, ये अपने पे एकदम 100% श्योर है कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहीं है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में कहा गया कि नहीं है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम हम ले लेते हैं, यहीं पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात की गई है, पाए जाने की प्रायिकता की बात की गई है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, ये जो आयतन दिख रहा है, इसमें क्या की गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के
पाए जाने की प्रायिकता की बात की गई। ठीक है, यहाँ बिल्कुल निश्चित थे, यहाँ पे हमने संभावना व्यक्त की यहीं पे इलेक्ट्रॉन है। तो यही क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है ना। क्वांटम मैकेनिक्स कभी आपसे ये नहीं कहेगी, क्वांटम सिद्धांत कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ हमने बिल्कुल सही सही बताया है। क्वांटम सिद्धांत आपको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम दे देगा, एक पर्टिकुलर रेंज दे देगा, एक कोई निश्चित आयतन दे देगा, ठीक है, और एक कोई निश्चित सीमा दे देगा, एक परास दे देगा, एक रेंज दे देगा कि हाँ इसी में कोई अंतर आना चाहिए, इसी में कोई आंसर आपका जो भी आप उत्तर खोज रहे हैं इसी में कहीं लाई करेगा। क्लियर है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है। अब इस क्वांटम मैकेनिक्स के बेस में क्या क्या चीज़ें और हैं, ये कैसे कैसे काम करती है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के बेस में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ये पूरी की पूरी तरीके से हाइजेनबर्ग के जो प्रिंसिपल था, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करती है, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का अनुसरण करती है। ठीक है, पहला पॉइंट यही हो गया। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइज्ड एनर्जी के होने का मतलब है कि ऊर्जा के कुछ ही मान संभव है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्वांटाइज एनर्जी होने का मतलब है कि पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए ये आपका पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, ये आपका दूसरा स्टेप है, दूसरी सीढ़ी। एक और दो के बीच में भी कई नंबर है ना, एक और दो के बीच में भी, पहली और दूसरी सीढ़ी के बीच में कई सारे नंबर हैं। उन नंबर्स को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन नंबर्स को अगर हम काउंट नहीं कर रहे हैं तो यही हम बोलते हैं कि हाँ एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक, अब यही बात यहाँ पे की गई, ये कहा गया कि जो ऑर्बिट, जो आपके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जो नाभिक है, जो आपका न्यूक्लियस है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही पाए जाएंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो एक निश्चित ऊर्जा के कुछ ही मान जो संभव है उसी में से कोई ऊर्जा का एक मान होगा जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे मैं बोल दूँ अगर कि ये बता दिया, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3। बोहर ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल हो गए। देखिए कुछ ही मान संभव है, n बराबर 1 संभव है, n बराबर 2 संभव है, n बराबर 3 संभव है। लेकिन आप चाहें कि एनर्जी लेवल यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, बीच में 1.5, 1.7, 1.8, 1.9999, तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पे सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ कुछ ही वैल्यूज जो होती हैं एनर्जी लेवल्स की वो पॉसिबल होती है, सारी की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती हैं। तो ये कब सब पॉसिबल है, जब आप एनर्जी को डिसकॉन्टिन्यूअस माने, जब आप एनर्जी को डिसकॉन्टिन्यूअस माने। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिए कि ये जो थियरी है ये डील्स विथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, इसके पहले की थियरीज किसी एक नेचर को लेकर चलती थी, चाहे वो पार्टिकल नेचर हो चाहे वेव नेचर हो। लेकिन ये जो थियरी है क्वांटम थियरी, ये दोनों नेचर को लेकर चलती है, कण प्रकृति और ये तरंग प्रकृति। ठीक है, तो ये जो क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम थियरी है, ये किसी भी कण के कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों को लेकर काम करती है। अगला पॉइंट, अभी आपको मैंने बताया क्वांटाइज एनर्जी होने का मतलब क्या है, एनर्जी डिसकॉन्टिन्यूअस है, एनर्जी जो है वो सतत नहीं है। अगला पॉइंट, एक कोई फंक्शन आता है, ये कोई फलन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन, हिंदी में इसको
साई पढ़ते हैं, ठीक है, साई बोलते हैं। अब ये जो साई है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये साई जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप अप्लाई करें, किसी भी कण पे या किसी भी बॉडी पे अगर आप अप्लाई करें, तो ये साई उस बॉडी के, उस पार्टिकल के, उस इलेक्ट्रॉन के सभी पॉसिबल जो भी आउटकम आप निकाल सकते हैं, जितनी भी चीज़ें उसके बारे में आपको पता करनी है, सब आप साई के थ्रू पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो साई एक वेव फंक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग वेव फंक्शन या फिर तरंग फलन। ठीक है, ये वेव फंक्शन का क्या काम है? अगर आप इसको किसी इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करते हैं तो क्या कर देगा ये, उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, ऊर्जा, ठीक है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो सबकी गणना करके, सबका कैलकुलेशन करके आपको साई निकाल के दे देगा। तो साई बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। साई आप जरा सा इस पर थोड़ा सा मेहनत करिए तो साई आपको सब कुछ दे देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एक जनरल स्टोर है, एक ऐसा मेगा स्टोर है जहाँ पे आप जाएँ और आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज चाहिए आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जो साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर और ये डी टाउ, ठीक है, जहाँ पे डी टाउ बराबर होता है डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। क्लियर है? ये साई स्क्वायर डी टाउ, ये जो वैल्यू होती है ये क्या बताती है कि प्रोबेबिलिटी where finding the electron is maximum। ठीक है, इस साई स्क्वायर डी टाउ क्या बताता है कि वह आयतन, आयतन हो गया ना, डी टाउ लिखे डी एक्स लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, तो मीटर क्यूब या क्यूब पावर रेज हो जाएगी, तो ये आयतन हो जाएगा। वह आयतन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। क्लियर है? तो साई स्क्वायर डी टाउ क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो वॉल्यूम जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। अभी मैंने बताया कि क्वांटम थ्योरी में क्या हो जाती है, एक कोई वॉल्यूम दे देगी आपको, कहेगी यहाँ इसी में इलेक्ट्रॉन है कहीं, ठीक है, तो ये वही वॉल्यूम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर ये लिखा हुआ है कि साई स्क्वायर डी टाउ है ये, ठीक है, तो यही मान लीजिए यहीं पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, 95% से ऊपर। क्लियर है? हिंदी में बोलते हैं कि वो आयतन जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं क्वांटम थ्योरी में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये जो थ्योरी है ये प्रोबेबिलिस्टिक है, संभावना बेस्ड है, संभावना आधारित है। ठीक है, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है उसका अनुसरण करती है। दूसरा बिंदु है एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ऊर्जा जो होती है उससे कुछ ही मान संभव है। ठीक है, ऐसा नहीं कि n=1 भी संभव है, n=2 भी संभव है, n=1.5 भी संभव है। तो सिर्फ देखिए n=1, 2, 3, 4 ऐसे संभव है, ये पॉसिबल वैल्यूज है एनर्जी लेवल्स की। तीसरा, ये जो थियरी है ये पार्टिकल जो आपका माइक्रोस्कोपिक है पार्टिकल, उसके पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को एक साथ लेके चलती है। ठीक है, इसके पहले जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें कहीं पे पार्टिकल नेचर की बात होती थी, कहीं पे वेव नेचर की बात होती थी। ठीक, अब ये एक फंक्शन आता है साई, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन है, तरंग फलन। साई को PSI लिखते हैं और पढ़ते साई है। अब साई बड़ा इंटरेस्टिंग है। साई एक ऐसा मेगा स्टोर है, एक ऐसा मार्ट है जहाँ पे आप जाएं तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब मिल जाएगी, एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सब कुछ। ठीक है, तो अच्छा मिलेगी क्या, इसका मतलब नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, आपको क्या मिलेगा वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, वो प्रायिकता क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये तरंग फलन है।
इसके बाद अगर हम साई का स्क्वायर करें, ठीक है, और ये डी टाउ मतलब यूनिट वॉल्यूम आप इसको बोलते हैं, इकाई आयतन बोलते हैं, तो डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। तो ये आयतन हो गया ना, तीन आप देख रहे हैं, तीन डायमेंशन है, तीन विमा है। तो ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है कि प्रोबेबिलिटी वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो आयतन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और यही जो आयतन है, ठीक है, ये क्या है, त्रिविम है ना, त्रिविम है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस है। कैसे पता, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, ठीक है, ये 3D स्पेस है, ठीक है। तो ये जो त्रिविम है, ये 3D स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर मैक्सिमम होती है तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल, ठीक है, बोलते हैं इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, द 3 डायमेंशनल स्पेस, देखिए 3 डायमेंशनल एक्स्ट्रा ऐड किया, ठीक है, क्यों, क्योंकि डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों चीज़ें आ गई थी। द 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। हिंदी में बोलेंगे कि वो आयतन या वो त्रिविम आयतन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, वो क्या होता है, ऑर्बिटल कहलाता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ना कि हम पहले बता रहे थे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा रहा है, स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, पहले इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा था, अब क्या है, जरा सा अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की बात हो रही है। तो पहले वहाँ कक्षक बोलते थे, पहले कक्षा बोलते थे, जब आप ये कक्षा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। जब आप कक्षा बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों इकट्ठे बता पा रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। कैसे नहीं संभव, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब आप कक्षा बोलते हैं, इसके पहले आपने देखा होगा कि हर जगह कक्षा का इस्तेमाल हुआ था, ऑर्बिट का इस्तेमाल हुआ था, बोहर का मॉडल आप देख लें, इसके पहले जितने भी मॉडल है सब जगह कक्षा का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अब देखिए, अच्छा, अगर कक्षा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन के, भाई अगर आपको कक्षा पता है, ठीक है, तो आप उसकी पोजीशन जान रहे हैं, और पोजीशन जाना तो मोमेंटम निकालना ही सिर्फ है, बाकी क्योंकि आप एक चीज़ निकाल ही चुके, ठीक है। तो मोमेंटम निकालना, अगर अकेला मोमेंटम तो कैसे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि ये संभव नहीं है, कक्षा कहना बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि हाँ भाई हम प्रोबेबिलिटी की बात ही करेंगे, संभावना हम व्यक्त करेंगे, एकदम एग्जैक्ट आंसर हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कि हाँ ऐसा हो सकता है, हम ये वाली बात करेंगे। तो उन्होंने कहा, पहले बात ये कही गई कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाता है, अब ये बात कही कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन के यहाँ पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ठीक है। तो वो जो संभावना है जहाँ पे मैक्सिमम होगी वही क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी क्वांटम थ्योरी का इंट्रोडक्शन, क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।